स्टूडेंट्स, 2-3 दिन से लेक्चर भी नहीं था हमारा और हम वीडियो भी नहीं ले रहे थे कि जो कुछ भी अपना रीडिंग का सेशन चल रहा है, इस रीडिंग के सेशन में हम कुछ चैप्टर नंबर 3 तक आए थे और चैप्टर नंबर 3 में हम कुछ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन करने वाले थे। क्योंकि इससे पहले हमने कुछ टॉपिक्स पढ़े थे। ये सारे टॉपिक्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिए हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। आपने अगर वो लेक्चर्स देखे नहीं है तो वो भी देखो। और उसके बाद हम जो ये 3rd नंबर का चैप्टर है, इसमें बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस के बारे में भी क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर। बट बिफोर दिस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि लाइक कर देना। सबसे पहले तो सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो चैनल के ऊपर तो, और उसके बाद शेयर भी कर देना इस लेक्चर को। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा रीडिंग का वीडियो पहुंच जाए और वो भी क्या कर सके, आपका रीडिंग कर सके, या फिर हम इसको क्या कर पाएंगे, रीड कर पाएंगे और वो भी रीड कर पाएंगे। उनका भी फ़ायदा हो जाएगा और आपका भी फ़ायदा हो जाएगा। बेहतर होगा कि आप क्या कर सकते हो, इसको सिर्फ शेयर करो अपने दोस्तों की तरफ। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। तो यहाँ पर दिया है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन, कंप्लीट द टेबल असाइड ऑन द बेसिस ऑफ द इक्वेशन नंबर 9। तो ये यहाँ पर एक टेबल है, आप ये देख सकते हो। इस टेबल को हमें भरना है, पर हमें इक्वेशन नंबर 9 का यूज़ करना है। आप इक्वेशन नंबर 9 को देख लो, कौन सा वाला है। ये देखो, सिल्वर नाइट्रेट है, AgNO3 सोडियम क्लोराइड, और AgCl और NaNO3 दे के रखा है। तो आप यहाँ पर ढूंढ सकते हो कि सिल्वर 1 है, ठीक है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। ठीक है, और उसके बाद सोडियम भी 1 है और क्लोरीन भी 1 है। तो आपको इसी इक्वेशन का यूज़ करके क्या करना है, हमें ये टेबल भरना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर इस टेबल के अंदर क्या क्या आएगा, मतलब ये रिएक्टेंट साइड में क्या आएगा और प्रोडक्ट साइड में हम इसको किस तरीके से फिल कर पाएंगे। तो सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये क्या है, सिल्वर सिर्फ ऑक्सीजन 3 है और बाकी सब 1 है रिएक्टेंट साइड में। मतलब ये जो साइड है हमारी, ये वाली कौन सी साइड है, ये पूरी रिएक्टेंट साइड है इतनी। मतलब ये जो साइड हमें दिखाई दे रही है, ये कौन सी साइड है, ये रिएक्टेंट की साइज़ है। ठीक है, इस रिएक्टेंट के साइड में सब के सब आप देख सकते हो कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर मतलब सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन 1 है, ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स है, सोडियम 1 है और क्लोरीन 1 है। ठीक है, और प्रोडक्ट साइड में आप देख सकते हो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट है। तो जितने यहाँ पर है उतने ही दिख रहे हैं। सिल्वर 1 है, क्लोरीन 1 है, सोडियम 1 है, नाइट्रोजन 1 है और ऑक्सीजन 3 है। तो मतलब अगर मैं ये इस टेबल को फिल करूँ तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि दोनों साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड दोनों साइड में मुझे दिखेगा एक एक, ये 3 है हमारे पास, ये 1 है और ये 1 है। और यहाँ पर भी ये एक, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। मतलब सिल्वर 1 है, नाइट्रोजन भी 1 ही है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन 3 है, नाइट्रोजन सोडियम 1 है और क्लोरीन क्या है, 1 हमें दिखाई दे रहा है इधर। ठीक है, तो इसी तरीके से हम यहाँ पर क्या कहेंगे, यहाँ पर देखो क्या पढ़ा है, इट इज़ सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन द रिएक्टेंट इन दिस इक्वेशन इज सेम एज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट। मतलब दोनों साइड में एक ही जैसे है ना, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन थे तो 3 ही थे। ठीक है, मतलब एक सिल्वर दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड में। ठीक है, दोनों साइड में वैसे ही दे के रखा है। ठीक है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, दैट इज़ सच एन इक्वेशन इज कॉल्ड अ बैलेंस इक्वेशन। मतलब दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, मतलब नंबर ऑफ एटम्स एलिमेंट के अंदर एक जैसे है, atoms of the elements in the reactant in this equation is the same as number of the atoms of those elements in the product. So such equation is called a balance equation. इसको क्या कहते हैं, बैलेंस इक्वेशन कहते हैं। if the number of atoms of the each element is not the same, अगर सेम ना हो, ठीक है, दोनों साइड में, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में अगर नंबर ऑफ एटम सेम ना हो, तो टू साइड्स ऑफ द इक्वेशन इज सेड टू बी एन अनबैलेंस इक्वेशन। को क्या कहा जाता है, अनबैलेंस इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑलवेज रिमेंबर दिया है, इन एनी रिएक्शन द टोटल मास ऑफ
each of the element in the reactant is same as total mass of each of the respective element in the product side। मतलब रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में हमेशा क्या होगा, नंबर ऑफ मास, मतलब टोटल मास ऑफ हर एलिमेंट का टोटल मास क्या होगा, बैलेंस होगा, रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में। मतलब जो इक्वेशन हम लिखेंगे उस इक्वेशन को हम बैलेंस इक्वेशन कहेंगे। कैसे कहेंगे, बैलेंस, क्योंकि दोनों साइड में क्या होना चाहिए, रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में क्या होने चाहिए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए और टोटल मास भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तब जाकर वो क्या हो जाएगा, आपका बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा। ठीक है, दिस इज अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, मास नाइदर बी क्रिएटेड मास ना और बी डिस्ट्रॉय, दैट यू स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड। इसमें कुछ स्टेप्स हमें फॉलो करनी पड़ती है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। स्टेप्स इन बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कहीं एग्जाम में आ जाए तो आपको काम में आ जाएगा। ठीक है, याद रखना इसको। तो आगे क्या दिया है हम देखेंगे। सबसे पहले अ केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस स्टेप बाय स्टेप। कैसे, स्टेप बाय स्टेप हम इसको बैलेंस करेंगे अ ट्रायल एंड एरर मेथड से। किस मेथड का यूज़ करना है हमें, ट्रायल और एरर मेथड का यूज़ करना है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस कंसिडर द फॉलोइंग इक्वेशन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये अपना वर्ड इक्वेशन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम सल्फेट प्लस वाटर लिया है। तो इस वर्ड इक्वेशन को केमिकल इक्वेशन में लिख लिया, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH है हमारे पास। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 और वाटर H2O लिख लिया है हमने। ठीक है, एक केमिकल इक्वेशन हमने लिखा है। अभी ये इक्वेशन आपको बैलेंस नहीं दिखेगा। ये सेकंड स्टेप में क्या करना है हमें, पहली स्टेप तो हमने केमिकल इक्वेशन लिख लिया, दूसरी स्टेप में हमें चेक करना है कि क्या दोनों साइड में, मतलब रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ एटम और प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ एटम सेम है क्या। तो आपको इस टेबल में दिख जाएगा। इस टेबल के अंदर आपको हम सब पता चलेगा कि रिएक्टेंट साइड में सोडियम जो है वो 1 है और रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड में 2 है, ऑक्सीजन ये 5 है और यहाँ पर भी 5 है, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है और सल्फ़र 1 है, यहाँ पर 1 है। और मतलब आपको दिखेगा कि सोडियम में डिफरेंस है और हाइड्रोजन में डिफरेंस है, मतलब ये दोनों रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में इक्वल नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभी रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, सो इट इज़ सीन दैट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑन द टू साइड्स आर नॉट सेम, इट मीन्स दैट द इक्वेशन 10 इज़ नॉट बैलेंस। तो ये इक्वेशन नंबर 10 क्या है, अपना बैलेंस नहीं है। उसके बाद क्या करना है, हमें कन्वीनियंट करना है। कैसे, it is convenient to start balancing an equation from an compound which contain maximum number of atoms। सबसे ज़्यादा एटम्स जहाँ पर होंगे हम उस साइड से शुरुआत करेंगे। ठीक है, सो विच हैज़ अनइक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द टू साइड, और जहाँ पर अनइक्वल नंबर्स है। मतलब अभी यहाँ पर देखो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट वन इन द इक्वेशन 10, ये जो 10 नंबर का इक्वेशन आपको दिख रहा है ये वाला। ठीक है, इस 10 नंबर की इक्वेशन में उसमें 2 कंपाउंड्स है, एक है Na2SO4 और एक H2SO4 है। ठीक है, मतलब यहाँ पर आप देखोगे कि ये 2 और 4 6 और 1 7 बन जाएगा, और ये भी 2 और 4 6 और 1 7 बनेगा। तो विच कंटेन्स क्या है, विच कंटेन द मैक्सिमम नंबर दैट इज़ 7 एटम्स ईच, दोनों में 7 7 है। सो एनी वन ऑफ देम कुड बी सिलेक्ट, हम क्या करेंगे उसमें से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट द कंपाउंड सोडियम सल्फेट। ठीक है, हम Na2SO4 को सिलेक्ट करेंगे। फर्दर सिलेक्ट सोडियम फॉर बैलेंसिंग, क्योंकि यहाँ पर बैलेंस किसको करना पड़ेगा, इस टेबल में हमें दिख रहा था कि सोडियम को बैलेंस करने की ज़रूरत है आप, क्योंकि यहाँ पर 1 है रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में ये 2 था। ठीक है, सो उसी के साथ हम क्या करेंगे, फर्दर सिलेक्टिंग द सोडियम बैलेंसिंग एंड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द सोडियम in this compound is unequal on the two side. It should be remember that the formula of a compound cannot be changed। मतलब याद रखना आपको कंपाउंड का फॉर्मूला बदलना नहीं है, वो जैसा ही वैसा ही रहने देना है, उसका कंपाउंड का फॉर्मूला बदलना नहीं कभी भी। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड कैन नॉट बी चेंज वाइल बैलेंसिंग द नंबर of atoms। It means that here to make the number of sodium atoms in the reactant as 2 for formula to the formula NaOH cannot be changed to Na2OH। इसको इस तरीके से मत लिखना वरना आप गलत हो जाओगे। NaOH लिखा है तो यही सही है,
Na2OH ये सही नहीं है, ये गलत है, ठीक है। तो याद रखना कभी भी फार्मूला बदलना नहीं है। इंस्टेड ऑफ फैक्टर ऑफ 2, मतलब 2 के फैक्टर का, ठीक है, इंस्टेड ऑफ फैक्टर ऑफ 2 विल हैव टू अप्लाइड टू NaOH, सो राइट डाउन द रिजल्टिंग इक्वेशन नंबर 10। मतलब यहाँ पर आपने अभी ये 10 डैश लिख दिया ऑन डूइंग दिस। तो यहाँ पर ये बैलेंसिंग का एक टेबल आपको दे के रखा था, इस टेबल को देखो तो आप देख सकते हो, इस टेबल में आप दिख रहा होगा कि 1 था, सो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो Na2SO4 यहाँ पर Na2 बन गया और ये ट्वाइस OH बन जाएगा अभी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख लो ये इक्वेशन किस तरीके से बन गया, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख सकते हो आपका ये ओरिजिनल इक्वेशन था NaOH, सो यहाँ पर उन्होंने क्या किया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सोडियम हो गए, यहाँ पर भी हो गए आपके 2 सोडियम, 2 हाइड्रोजन हो गए, पर यहाँ पर तो 3 हाइड्रोजन है भाई, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, फिर से यहाँ पर प्रॉब्लम बन जाएगा। अभी यहाँ पर देखो इस इक्वेशन में आपको क्या करना है, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस H2O लिख लेना। उसके बाद फिर से हम चेक करेंगे कि वेदर द इक्वेशन 10 डैश बैलेंस है या फिर नहीं है। अगर ये यहाँ पर बैलेंस हो जाता, ठीक है, अगर ये यहाँ पर बैलेंस हो गया तो मैं यहाँ पर बैलेंसिंग को स्टॉप कर दूंगा और यही मेरा बैलेंस इक्वेशन हो जाएगा। पर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है कि Na2OH की वजह से 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन ऐसे 4 हाइड्रोजन बन गए और यहाँ पर सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन बच गए मेरे पास। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी फिर से हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो मैं चेक करूँगा कि रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। तो अभी भी ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि मैं टेबल से अगर आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से इसे बैलेंस का प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर जब मैंने Na2 किया तो सोडियम तो बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन 6 हो गए और उधर 5 हो गए आपके, ठीक है। रिएक्टेंट में ये हो गए 6 और प्रोडक्ट में 5 बन गए, हाइड्रोजन 4 बन गए और हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में 2 ही थे। सल्फर तो बैलेंस है, पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को क्या कर दिया मैंने, फिर से यहाँ पर इन दोनों को अनबैलेंस कर दिया। अभी फिर से मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को बैलेंस करना पड़ेगा और इसी का नाम है आपका ट्रायल एंड एरर मेथड। सो फिर से हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पर इस बार वाटर को मल्टीप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। आप देख सकते हो मैंने H2O को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो H2O लिख दिया तो ये 4 हाइड्रोजन बन जाएगा और 2 ऑक्सीजन बन जाएंगे, मतलब 4 और ये 2 हो गए आपके 6, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि 6 हाइड्रोजन बन जाएंगे और उसके बाद आपको जो 4 हाइड्रोजन चाहिए थे, ठीक है, ये 4 हाइड्रोजन भी आपको मिल जाएंगे। तो देखो चेक वेदर द इक्वेशन 10 डबल डैश, अभी ये 10 डबल डैश बन गया है ना, पहले था 10, उसके बाद 10 डैश और उसके बाद 10 डबल डैश और उसके बाद check whether the equation 10 double dash is balanced or not. It is seen that the number of atoms of the all the elements are equal in both side, दोनों साइड में क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। इट मीन्स दैट द इक्वेशन, अभी ये क्या हो गया हमारा, बैलेंस हो गया। हम चेक भी कर लेंगे, यहाँ से हमें दिख भी जाएगा कि दोनों साइड में अब क्या हो गया, ये बैलेंस हो जाएगी। हम चेक करेंगे, देखो तो सही है क्या इसका कहना कि अभी ये 2 सोडियम है, यहाँ पर भी 2 सोडियम दिख रहे हैं प्रोडक्ट साइड में, ऑक्सीजन 2 है और ये 2 4 6 हो गए टोटल, यहाँ पर भी 6 है, ठीक है। हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन भी 4 है और सल्फ़र 1 है, तो सल्फ़र भी 1 है। तो हमारा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो उसके बाद हम लास्टली फाइनल बैलेंस इक्वेशन को लिख देंगे, ट्वाइस NaOH प्लस H2SO4 Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O को हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तो ये इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करेंगे और यही हमारा बैलेंस इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो यूज़ योर ब्रेन पावर दिया था आपको, ये तो डिलीट करके दिया है। सो हम इसको आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इन दिस वे ऑफ बैलेंस इक्वेशन इज ऑब्टेन फ्रॉम अ अनबैलेंस इक्वेशन बाय अप्लाइंग अ प्रॉपर फैक्टर्स टू appropriate reactant products so as to balance the number of each element in steps. So identify the reactant and product of equation 6. Write down the steps in balancing. अभी इसको बैलेंस करना है आपको, किस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस करेंगे। तो देख लो, पहले तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड भी हम पहचान लेंगे और उसके बाद इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। राइट डाउन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, इसके लिए हमें लिखना है। आप जान सकते हो, इसको कर सकते हो, आप प्रैक्टिस करो इसके ऊपर। यहाँ पर N दिख रहा है आप लोग, अगर सोडियम तो हमारे पास 1 ही है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 सोडियम चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब अगर मैं रिएक्शन को देखूँ और लिखूँ इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से अगर हम इसको कर दें तो किस तरीके से हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2। तो अभी इसकी वजह से क्या हो गया,
2 3 जा 6 बन गया, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूँगा। तो 2 नाइट्रोजन हो गए, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है, ये बन जाएगा आपके 6 हाइड्रोजन। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद प्रोडक्ट साइड में। इसके लिए आपको लिखना है सोडियम कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 आपका ये कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा। मतलब आपको इसका एक केमिकल रिएक्शन लिखना है, वो भी बैलेंस वाला केमिकल रिएक्शन हम इसके लिए लिख सकते हैं और लिख भी लेंगे। ठीक है, किस तरीके से लिख सकते हैं, ये कैल्शियम क्लोराइड है और उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम लिखें तो ये बन जाएगा H2SO4 और ये कैल्शियम सल्फेट है CaSO4 कैल्शियम सल्फेट। और उसके बाद ये मिल क्या रहा है हमें, इसके बाद मिल रहा है हमें कुछ तो भी हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बन रहा है। यहाँ से क्या बन रहा है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है और सल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 है, H2SO4 है। ठीक है, उससे हमें क्या मिल रहा है कि कैल्शियम सल्फेट है CaSO4 है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl, क्या है HCl मिल रहा है। इस तरीके से हम पर इसको बैलेंस करना होगा। देखो क्लोरीन 2 है, क्लोरीन 2 चाहिए, मतलब ट्वाइस HCl बनेगा, मतलब यहाँ पर मुझे ट्वाइस H2SO4 लिखना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर बैलेंस होगा। तो इसको बैलेंस करो आप, ठीक है, आप जान सकते हो, कर सकते हो इसको बैलेंस, यूज योर ब्रेन पावर से, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जाएगा। ठीक है, राइट डाउन द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन द बेस। अभी यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और इनका आपको क्या करना है कि फिजिकल स्टेट कौन सा गैस है, ठीक है, गैस है, सॉलिड है, लिक्विड है, ठीक है, किस तरीके से है, आपको सिर्फ क्या करना है, इन रिएक्शंस के नीचे आपको फिजिकल स्टेट लिखना है। आप लिख सकते हो, क्या कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। ठीक है, आप जानते हो कि ऐसे रिएक्शन जो होती है इसमें आप लिख सकते हो। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया या फिर सल्फ़र हो गया, तो ये कौन से स्टेट में है, सॉलिड, लिक्विड और गैस में है, आपको इसका लिखना है। ठीक है, उसके बाद हम आगे जाएंगे, हम रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, सो वी सॉ दैट इन अ केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट गेट कन्वर्टेड इनटू एन न्यू सब्सटेंस कॉल्ड अ प्रोडक्ट। During this, some chemical bond in the reactant break and so new chemical bonds are formed so as to transform the reactant into the product. In this chapter we will be studied for types of reactions in detail. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अभी रिएक्शन के टाइप्स डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जैक्टली कौन से टाइप्स के रिएक्शंस हैं। ठीक है, सो टाइप्स ऑफ रिएक्शन, chemical reaction are classified into a following 4 types in accordance with the nature and the number of reactant and the product के हिसाब से हम इसको कंबाइन डिफरेंस करेंगे। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, कंबाइन रिएक्शन के ऊपर या फिर टाइप्स ऑफ रिएक्शन के ऊपर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक हो, तो आगे पढ़ेंगे हम कॉम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एग्जैक्टली क्या है और किस तरीके से हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को समझ सकेंगे। ठीक है, सो ट्राई दिस। एपरेटस है, टेस्ट ट्यूब चाहिए, ग्लास रॉड चाहिए और बीकर चाहिए हमें। केमिकल्स है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, अमोनिया सॉल्यूशन चाहिए और सैल्क लाइम चाहिए। ठीक है, एक्टिविटी क्या करनी है, टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन अ टेस्ट ट्यूब, हीट द टेस्ट ट्यूब डीप अ ग्लास, और उसके अंदर ग्लास, टेस्ट ट्यूब को हीट करना है, ग्लास को म्हणजे ग्लास का जो रॉड होगा हम टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल देंगे इन द अमोनिया सॉल्यूशन की टेस्ट ट्यूब के ऊपर, और इसको होल्ड करेंगे। ठीक है, एंड होल्ड ऑन द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, जो गर्म की है ना, हमने जिस टेस्ट ट्यूब को गर्म किया उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर हमें उस ग्लास रॉड पर रखना है। ठीक है, सो इसमें क्या होगा, यू विल बी ऑब्जर्व अ वाइट स्मोक एमिटिंग फ्रॉम द टिप ऑफ द ग्लास रॉड। सो वी what must have happened, so due to हीटिंग की वजह से HCl के वेपर्स टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलने लग गए थे, सो कमिंग आउट फ्रॉम द टेस्ट ट्यूब, और उसके साथ अमोनिया गैस का रिएक्शन हो गया जो ग्लास रॉड पे लगा था। ठीक है, NH3 गैस कम्स आउट ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द ग्लास रॉड, द अमोनिया गैस एंड हाइड्रोजन क्लोराइड हैज़ रिएक्टेड टू फॉर्म द सॉल्ट अमोनिया क्लोराइड in gaseous state first, but immediately due to the condensation process at room temperature it goes transform into the solid state। किस तरह में solid state में ट्रांसफ़र होने लग गया। so as a result white smoke was formed,
मतलब अमोनिया और HCl के बीच में रिएक्शन हुई NH3 और इसमें अमोनियम क्लोराइड बनने लग गया और वो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे कूल डाउन होने की वजह से उसने अपना स्टेट बदल दिया। ठीक है, पहले तो वो गैसीय स्टेट में था बट इमीडिएटली वो क्या हो गया, कंडेंस होने लग गया रूम टेम्परेचर पे और इट गॉट्स ट्रांसफॉर्म इनटू सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो गया। एज अ रिजल्ट वाइट स्मोक वॉज फॉर्म। द केमिकल इक्वेशन फॉर दिस, उन्होंने लिखा है NH3 गैस था, HCl भी गैस था। ठीक है, और उसके बाद अमोनियम क्लोराइड जो बना वो भी अभी बाद में सॉलिड बन गया है। इन्होंने यस भी लिखा है यहाँ पर सेकंड एक्टिविटी भी आपको दे के रखी है। दूसरा एक्टिविटी क्या था देखो, मैग्नीशियम की स्ट्रिप लेनी है। होल्ड अ मैग्नीशियम स्ट्रिप इन अ पेयर ऑफ द टोंग, मतलब चिमटा जो होगा उसके अंदर हमें इसको पकड़ना है। ठीक है, सो नाउ टोंग एंड इग्नाइट, उसको जला देना है। सो जैसे ही जलने लग जाएगा मैग्नीशियम, ऑन बर्निंग इन एयर अ वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या होगा, फॉर्म होने लग जाएगा। तो जैसे ही ये वाइट पाउडर फॉर्म होगा, द रिएक्शन कैन बी रिटन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज शोन बिलो। सो Mg मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाएगी। सो इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड इज फॉर्म एज द सिंगल प्रोडक्ट बाय कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, थर्ड एक्टिविटी भी आपको दे के रखी है। इसमें पूछा है कि टेक वाटर इन ए बीकर, बीकर के अंदर हम पानी लेंगे, हाफ भरेंगे उसको, हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी, बीकर के हाफ जितनी कैपेसिटी उससे हम आधा उसको भर देंगे। ठीक है, एड अ फ्यू पीस ऑफ द स्लैक लाइम। ठीक है, कुछ कैल्शियम ऑक्साइड होगा CaO, उसके अंदर हम डाल देंगे बीकर के अंदर। सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH इस उसके अंदर फॉर्म होने लग जाएगा। इस फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड के कॉम्बिनेशन से एंड वाटर विथ जनरेशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट क्या करेगा, वो जनरेट करने लग जाएगा। तो कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट को क्या करता रहेगा, वो रिलीज करता रहेगा। ठीक है, सेकंड दिया है यूज़ योर ब्रेन पावर। ठीक है, सो इस रिएक्शन को आपको समझ में आ गई होगी कि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के साथ, वो कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की जब रिएक्शन होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट को रिलीज़ करेगा, मतलब ये गर्म हो जाएगा। अगर कैल्शियम ऑक्साइड को आप पानी में डाल दोगे तो वो गर्म होता रहेगा। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ रिएक्टेंट इन ईच ऑफ द अबव रिएक्शन। इसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट थे 2 और प्रोडक्ट एक ही था। ठीक है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट टेकन पार्ट इन द अबव रिएक्शन। मॉलिक्यूल्स देखो तो कैल्शियम ऑक्साइड का था और वाटर का एक मॉलिक्यूल था, दोनों की एक एक मॉलिक्यूल ये पार्टिसिपेट कर रहे थे। हाउ मेनी प्रोडक्ट आर फॉर्म इन द ईच ऑफ द अबव रिएक्शन, कितने थे, एक ही दिख रहा था आपको और हीट रिलीज कर रहा था। ठीक है, सो आपको यहाँ दिखेगा जब 2 और 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट एक साथ कंबाइन होंगे, मतलब वेन 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन इन रिएक्शन। ठीक है, टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, अगर वो सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन अगर होगी 2 रिएक्टेंट है और एक ही प्रोडक्ट बना रहा है तो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसके लिए हमें एवापोरेटिंग डिश चाहिए, बंसिन बर्नर चाहिए, केमिकल के लिए शुगर चाहिए, कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए और सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए। प्रोसीजर क्या करनी है, कुछ शुगर लेनी है हमें इवापोरेटिंग डिश के अंदर और हम उसको गर्म करने लग जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ बंसिन बर्नर के साथ। ठीक है, आफ्टर सम टाइम यू विल बी सीन द फॉर्मेशन ऑफ बर्नट आउट ब्लैक सब्सटेंस। ठीक है, कुछ ब्लैक सब्सटेंस वहाँ से बाहर निकलता हुआ दिखेगा शुगर के अंदर से। सो एग्जैक्टली व्हाट मस्ट हैव हैपन इन दिस एक्टिविटी, इसके अंदर हुआ क्या। सो एक्टिविटी में एक सिंगल रिएक्टेंट था, मतलब शुगर थी, और शुगर की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लग गया और कुछ पानी बाहर निकल रहा था। 12 कार्बन के मॉलिक्यूल्स थे और 11 वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से क्या होने लगे, निकलने लगे। ठीक है, सो इन द अबव एक्टिविटी अ सिंगल रिएक्टेंट शुगर इज डिवाइडेड इनटू 2 सब्सटेंसेस कार्बन एंड वाटर। सो ट्राई दिस apparatus। 2 टेस्ट ट्यूब्स है, बेंट ट्यूब है, रबर कॉक है और बर्नर यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट और फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर होगा, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो डायग्राम है, यहाँ पर ये कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे हैं, उसके बाद लाइम वाटर को वाटर के अंदर इसको डाल रहे हैं। ठीक है, सो कैल्शियम कार्बोनेट फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर चाहिए। प्रोसीजर क्या है, टेक अ सम कैल्शियम कार्बोनेट इन अ टेस्ट ट्यूब, feed a bent tube to this test tube with the help of a rubber cock।
Insert the other end of the bent tube in the freshly prepared lime water taken in the other test tube. Heat the powder. हम क्या करेंगे, पाउडर को हीट करेंगे. So calcium carbonate in the first test tube strongly the lime water will turns and milky. तो ये जो lime water है आपका, इसका कलर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, और ये कलर कैसा होगा, मिल्की हो जाएगा. किस तरीके से, मिल्की बन जाएगा. So we saw in the above activity that calcium carbonate undergoes a decomposition reaction कर रहा था, and the calcium dioxide gas form turn the lime water milky बना रहा था. That is the second product of the reactant. ठीक है, the second product of the reactant. The calcium oxide powder थी, ठीक है, remains bent behind the first test tube. Similarly the another reaction, hydrogen peroxide, naturally undergoes a slow decomposition into water and oxygen. So कैल्शियम कार्बोनेट था, हीट दिया हमने, गर्म कर दिया, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेगा. और वाटर के कुछ मॉलिक्यूल थे लिक्विड में, और दो वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से, और ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहा था. ये दोनों रिएक्शन 16 और 17 क्या शो कर रही है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन बना रही है. मतलब यहाँ एक ही प्रोडक्ट है और दो रिएक्टेंट आपको दिखेंगे, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, दिस इज़ व्हाट एन डीकम्पोजिशन रिएक्शन. इस टाइप की रिएक्शन को क्या कहेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन. मतलब यहाँ कैन यू टेल दे के रखा है, ठीक है. सो इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना पॉसिबल है, ठीक. इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन बाय डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर का डीकम्पोजिशन कर दिया जाए तो वो हाइड्रोजन क्या हो सकता है, हमें मिल सकता है, बाय मीन्स ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी और लाइट की वजह से, ठीक है. सो वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड दैट वाटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी. अगर हम पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास कर दे तो हाइड्रोजन प्लस और ऑक्सीजन माइनस क्या हो जाएगा, आपका बाहर निकलने लग जाएगा, ठीक है, थ्रू एसिड्यूलेट वाटर. दिस डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी. किस वजह से, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से. सो देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ इलेक्ट्रोलाइसिस. इसको इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहते हैं. दैट इज़ अ केमिकल रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट आर फॉर्म. एक सिंगल रिएक्टेंट की वजह से अगर 2 और 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है, सो उस टाइप के रिएक्शन को बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है. मेनी डिग्रेडेशन प्रोसेसेस टेक्स प्लेस इन द nature surrounding us. Okay, organic waste is decomposed by microorganisms, and as a result manure and biogas form. बायोगैस इज़ यूज एज अ फ्यूल. हम इसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. बाद हमारे पास रिएक्शन है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है. कुछ रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. उसके बाद है हमारे पास एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस और रिएक्शंस हमें पढ़ना है, ठीक है. सो और उसके बाद हमारे पास है कुछ, ठीक है, तो शायद हम कुछ रिएक्शन पढ़ लेते, हम डबल डिस्प्लेसमेंट तक आ जाएंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसको पढ़ लेंगे, ठीक है. तो चलो पढ़ते हैं कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या है. उसके बाद हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है. So we saw in the beginning of this chapter that adding zinc dust to the blue color copper sulfate solution, a colorless solution of zinc sulfate is formed and heat is generated. See the equation number 3 for this reaction. From that we learn that the zinc 2+ ions form from zinc atom take place copper 2+ ions in copper sulfate. So copper atom and copper atom form from copper 2-. यहाँ पर 2- एक प्लस है और दोनों प्लस, ठीक है, दोनों प्लस है, ठीक है. कम आउट इट मीन्स दैट जिंक डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट. तो आप दिख रहे होंगे कि कॉपर और कॉपर सल्फेट, कॉपर क्या कर रहा है, जिंक क्या कर रहा है, कॉपर जिंक सल्फेट में से, ठीक है, कॉपर डिस्प्लेस हो रहा है. मतलब that is zinc ions forms and zinc atom takes place, copper ions is in copper sulfate. So copper atom forms copper 2+ ions comes out. It means zinc displace copper. कौन डिस्प्लेस कर रहा है, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस करके जिंक सल्फेट बन जा रहा है. दैट इज द रिएक्शन इन विच द
प्लेस ऑफ एन आयंस ऑफ लेस रिएक्टिव, मतलब लेस रिएक्टिव आयन की जगह मोर रिएक्टिव आयंस अगर ले ले, ठीक है, द रिएक्शन इन विच द प्लेस ऑफ द आयंस ऑफ लेस रिएक्टिव एलिमेंट in a compound is taken by another more reactive elements by formation of its own ions is called a displacement reaction। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ रिएक्शन दे के रखिए, उनको कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट रिएक्टिविटी ऑफ एन एलिमेंट इन द चैप्टर ऑन मेटलर्जी। ठीक है, तो इसको लेटर हम मेटलर्जी चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, द एलिमेंट्स आयंस एंड आयन and lead similarly to zinc displace copper from an compounds। यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है, तो मतलब ये इस तरीके से बनना चाहिए। आयरन है ना आपका, ठीक है, सो FeSO4 बन जाएगा, FeSO4, और ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। उसी तरीके से लीड सल्फेट बन जाएगा PbSO4, और ये कॉपर का क्या करेंगे, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा और ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाएगी। ठीक है, सो नाउ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है कि वी हैव सीन इन द इक्वेशन नंबर 9 दैट इज़ द वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड इज फॉर्म बाय एन एक्सचेंज ऑफ द सिल्वर एंड सोडियम आयन्स प्रेजेंट इन द रिएक्टेंट। मतलब द रिएक्शन इन विच द आयन्स इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज, मतलब एक की जगह दूसरा ले रहा है। मतलब ये इक्वेशन देखो तो 9 नंबर का जो हमने दिखा था ना, उसमें हमें समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट था और सोडियम था। सोडियम और सिल्वर नाइट्रेट इन दोनों की पोजीशन इस रिएक्शन में क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है, सो सिल्वर क्लोराइड AgCl बन गया है ये, और यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बन गया है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की जगह ले रहे हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन है हमारी, इस रिएक्शन को बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, सो यही कुछ रिएक्शंस हमें यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, द रिएक्शन इन विच द आयंस इन द रिएक्टेंट आर एक्सचेंज टू फॉर्म अ प्रेसिपिटेट और आर कॉल्ड द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिकॉल द एक्टिविटी नंबर 3 इन विच यू आर एडेड अ पोटेशियम क्रोमेट इनटू ए सॉल्यूशन ऑफ द बेरियम सल्फेट को रिपीट करना है। सो व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, का कलर कौन सा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने पूछा है कि राइट द नेम ऑफ द प्रेसिपिटेट, उस प्रेसिपिटेट का नाम कौन सा था। ठीक है, उसके बाद उन्होंने थर्ड क्वेश्चन पूछा था कि राइट डाउन द बैलेंस इक्वेशन ऑफ दिस रिएक्शन। के लिए आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। एंड विल यू कॉल दिस रिएक्शन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन हम इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो हम एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे। आई थिंक इतना हमारे लिए आज सफिशिएंट हो गया। ठीक है, कल हम बात करेंगे, बट डोंट मिस टू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक शेयर तो करते ही रहना, क्योंकि सबको पढ़ना है भाई, और एग्ज़ाम तो फिक्स है, एग्ज़ाम फिक्स में होने वाली है। ठीक है, तो एग्ज़ाम की चिंता करो और इसको पढ़ने के लिए लग जाओ। जल्दी से जल्दी जितना ज़्यादा कंप्लीट हो जाए पढ़ना, उतना ज़्यादा कंप्लीट करो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।